हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। देखो ये हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड, और इस चैप्टर का नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर। और मैंने आपसे कहा था कि ये जो चैप्टर है वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, और इस चैप्टर में अपने आप में कुछ मजा भी आता है पढ़ने के लिए। मैंने बताया था आपको, मैंने जो भी टॉपिक आपको समझाए हैं डिटेल वाइज समझा दिए। उम्मीद करता हूँ वो टॉपिक आपको तरीके समझ में भी आए होंगे और आपने उनको सीख भी लिया होगा। अब ये पता जब चलेगा जब आप उसकी एक्सरसाइज सोल्व करोगे। मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, अगर आप एक्सरसाइज सही तरीके से सोल्व कर पाओगे समझ लेना कि आपका कॉन्सेप्ट सही तरीके तैयार हो चुका है। बिना बात किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मैं रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको पुरानी बातें सही तरीके से याद रहे और आगे की बातों को आप सही तरीके से सीख पाए। पहली बात क्या थी हमारे पास? सबसे पहले बात की थी मैंने एटम के बारे में। किसके बाद बात की थी? एटम के बारे में, कि एटम शब्द क्या था, किसने दिया था, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या थी। इसके अलावा हमने जो बात की थी वो बात की सीआरटी एक्सपेरिमेंट के बारे में, हमने बात की थी कैथोड रे के बारे में, हमने बात की थी एनोड रे के बारे में, और हम बात कर रहे थे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में। उसमें मैंने आपको अल्फा पार्टिकल के बारे में बताया, मैंने आपको बीटा पार्टिकल के बारे में बताया। मैंने आपसे कहा बीटा पार्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बीटा नेगेटिव, एक होता है बीटा पॉजिटिव। इसके अलावा मैंने आपको पॉजिट्रॉन के बारे में बताया, न्यूट्रॉन के बारे में बताया, उनके सिंबल बताए और उनको कैसे हम अप्लाई करते हैं वो तरीके मैंने आपको सिखाए थे। और भी एडवांस वाली बातें मैंने आपके साथ इस चैप्टर के लिए शेयर की है। भाई बात क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि यहां तक जो पढ़ाया गया पोर्शन है वो आपको समझ में आ गया होगा, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मैं सेंड कर दूंगा। आप टेंशन लेने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है भाई, वो काम मेरा है, आपका नहीं है। आपका काम तो ये होगा जो भी आपको पढ़ाया जाए उसको आप तरीके से रीड करो, उसको अपने जो रफ कॉपी होती है उसके अंदर आप नोट कर लीजिए। बाकी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा भाई, ठीक बात है? तो बिना बात किए हम अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे एटॉमिक मॉडल के बारे में। हम किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे भाई आज एटॉमिक मॉडल के बारे में, यानी हम बात करेंगे परमाणु मॉडल के बारे में, कि परमाणु के कौन कौन से मॉडल दिए गए। किसके बारे में बात करेंगे? हम जो बात करेंगे आज वो बात करेंगे परमाणु मॉडल के बारे में। थोड़ा सा मैं देख लेता हूं, हाँ सही हो। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे भाई परमाणु मॉडल के बारे में, कि परमाणु के कौन कौन से मॉडल दिए गए। देखो अब तक जो हमने बात की है वो बात की है सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में। किसके बारे में बात की है? अब तक जो हमने बात की है वो बात की है सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में। हमने जो बात की अब तक वो बात की है उप परमाणुक अणु की, यानी अणु के वो परमाणु के अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, पॉजिट्रॉन हुआ, न्यूट्रिनो हुआ, एंटी न्यूट्रिनो हुआ, अल्फा पार्टिकल हुआ, बीटा पार्टिकल हुआ। यानी जितने भी आपने अब तक जो पढ़ा है वो सारे के सारे क्या थे? सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या थे भाई? सब एटॉमिक पार्टिकल। यानी हमको यह पता लग गया कि एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे एटॉमिक मॉडल के बारे में, यानी हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे भाई परमाणु मॉडल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे परमाणु मॉडल के बारे में। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे एटॉमिक मॉडल के बारे में। अगर आपको याद हो तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको टॉपिक समझाया था एंटी न्यूट्रिनो का। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि जब बेरिलियम की सीट पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराई जाती है, बताया था मैंने आपको, ये डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन था ना भाई, कि जब बेरिलियम की सीट पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराते हो तो आपको मिलता है C612 और साथ में बनता है 0N1। इसे क्या बोला था आपने? इसे बोला था आपने न्यूट्रॉन। अगर आपको याद हो तो इसे आपने क्या बोला था? इसे आपने बोला था न्यूट्रॉन। कि जब बेरिलियम की सीट पर अल्फा पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल है ये? हमारे पास है भाई अल्फा पार्टिकल। जब बेरिलियम की सीट पर अल्फा पार्टिकल की बौछार कराई जाती है तो एक तो बनता है कार्बन और साथ में एक न्यूट्रल पार्टिकल बनता है, उसे आपने क्या बोला था भाई? न्यूट्रॉन। और मैंने आपको बताया था कि जो न्यूट्रॉन जो होता है उसका जो टी हाफ है वो कितना होता है भाई? 17 मिनट का। कितना होता है भाई? 17 मिनट का। यानी 17 मिनट में जो न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाहर टूट जाता है। न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर टूट जाएगा और क्या बनाएगा? एक तो बनाएगा प्रोटॉन प्लस P1, साथ में बनाएगा इलेक्ट्रॉन और साथ में निकालेगा एंटी न्यूट्रिनो। इसे क्या बोला था आपने? इसे बोला था आपने एंटी न्यूट्रिनो। इसे क्या बोला था आपने? इसे बोला था आपने एंटी न्यूट्रिनो, जिसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि जब इसको क्या बोला था आपने? इसको बोला था आपने बीटा पार्टिकल। क्या बोला था आपने? इसको बीटा पार्टिकल, जिसे क्या बोलते हैं? बीटा नेगेटिव। क्या बोलते हैं? बीटा, जिसे आप इलेक्ट्रॉन बोलते हो। ये क्या था हमारे पास? ये हमारे पास प्रोटॉन होता है। ये हमारे पास क्या होता है भाई? प्रोटॉन। ये बात मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताई थी कि जो न्यूट्रॉन होता है उसका जो हाफ लाइफ है, यानी उसका जो अर्धायुकाल है वो 17 मिनट का होता है। 17 मिनट में प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में टूट जाता है।
एंटी न्यूट्रिनो क्यों निकलता है बाहर? मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए। इसका जो मूवमेंट होता है, इसका जो मोमेंटम होता है उसको बैलेंस करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए एंटी न्यूट्रिनो की एंट्री होती है। किसके अंदर? न्यूट्रॉन के अंदर। उसे क्या बोलते हैं? एंटी न्यूट्रिनो। जिसमें बताया था आपको कि जब भी बीटा पार्टिकल बाहर निकलेगा तो क्या होगा साथ साथ में? एंटी न्यूट्रिनो। बी का मतलब बीटा पार्टिकल, ए का मतलब एंटी और एन का मतलब होता है न्यूट्रिनो। यानी जब जब बीटा पार्टिकल बाहर निकलेगा तब तब एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रॉन के अंदर क्या करेगा? एंट्री। उसे हमने बोला था बैन लगा दो। बात क्लियर थी? ये बात इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये बात जो थी इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, जब मैं बता रहा था आपको न्यूट्रॉन प्रोटॉन इक्विलिब्रियम थ्योरी। मैं बताया था आपको ये कहलाती है न्यूट्रॉन प्रोटॉन साम्यावस्था सिद्धांत। बात क्लियर है? अब सुनो एक बात और है बताने लायक, जो मैं आपके साथ बता देता हूं ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की, सुनो, वो तो क्या कहलाती थी? वो आपने अभी जो लिखा था 0n1 कन्वर्ट इनटू 1p1 - 1e0, साथ में क्या लिखा था आपने? न्यू नोट बार। इसे क्या बोला था आपने? इसे बोला था आपने एंटी न्यूट्रिनो। क्या बोला था आपने? एंटी न्यूट्रिनो। इसे क्या बोलते हो? इसे बोलते हो आप न्यूट्रॉन प्रोटॉन इक्विलिब्रियम थ्योरी। इसे क्या बोलते हो जी आप? इसे बोलते हो न्यूट्रॉन प्रोटॉन साम्यावस्था सिद्धांत। एक सिद्धांत और चलता है भाई। अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन भी टूट जाता है भाई। अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की तो प्रोटॉन भी टूट जाता है। कैसे टूटेगा? एक तो बनेगा 0n1, साथ में बनेगा +1e0 और साथ में बनेगा न्यू नोट। सुनो बात, ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यूट्रॉन को तोड़ोगे, ये 0 है ध्यान रखना, अगर आप न्यूट्रॉन को तोड़ोगे तो क्या बनेगा? प्रोटॉन बनेगा, इलेक्ट्रॉन बनेगा और साथ में बनेगा एंटी न्यूट्रिनो। क्या बनेगा? एंटी न्यूट्रिनो। कब? जब आप न्यूट्रॉन को तोड़ रहे हो। जब अगर आप प्रोटॉन को तोड़ोगे, किसको तोड़ोगे? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन टूटने पर क्या बनाता है? एक तो बनाता है न्यूट्रॉन। क्या बनाता है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम न्यूट्रॉन। यानी जब प्रोटॉन टूटेगा तो एक तो क्या बनाएगा? न्यूट्रॉन। इसको क्या बोलते हो? इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन। +1 है ना ये? अरे बताया तो था मैंने आपको कि इलेक्ट्रॉन में पॉजिट्रॉन में अंतर क्या होता है। ये तो हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन, और पॉजिट्रॉन क्या होता है? ये। इसको तो बोलते हो आप बीटा प्लस, इसको आप बोलते हो बीटा माइनस। इसे तो बोलते हो आप इलेक्ट्रॉन, इसे बोलते हो आप एंटी इलेक्ट्रॉन, या जिसे आप बोलते हो पॉजिट्रॉन। बात क्लियर है? तो मैं कहूंगा जब न्यूट्रॉन टूटेगा तो प्रोटॉन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन बनाएगा और एंटी न्यूट्रिनो बाहर होगा। लेकिन जब प्रोटॉन टूटता है तो बनाता है न्यूट्रॉन, बनाता है पॉजिट्रॉन, और ये जो न्यू नोट है इसको बोलते हैं न्यूट्रिनो। इसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं जिसे? इसे बोलते हैं न्यूट्रिनो। सुनो बात ध्यान से, ये बात भी काफी इंपॉर्टेंट है। जितनी बात ये इंपॉर्टेंट है उतनी ही बात ये इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा ये आपके लिए होगा नॉलेज बूस्टर। क्या होगा जी? ये आपके लिए होगा नॉलेज बूस्टर। ये आपकी पढ़ाई के अंदर चार लगा के छोड़ देगा भाई, कि जब न्यूट्रॉन को आप तोड़ोगे तो क्या बनेगा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो। लेकिन जब प्रोटॉन टूटता है तो क्या बनाता है? न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, और जो न्यू नोट निकलता है इसे बोलते हैं न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं? यानी जब न्यूट्रॉन टूटेगा तो एंटी न्यूट्रिनो बाहर होगा, और जब प्रोटॉन टूटेगा तो क्या बाहर होगा भाई? न्यूट्रिनो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर छिपी हुई थी, जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, कि जब न्यूट्रॉन टूटता है तो एंटी न्यूट्रिनो बाहर होता है, और जब प्रोटॉन टूटता है तो कौन बाहर होता है भाई? न्यूट्रिनो। तो ये कहलाता है, इसको बोलते हैं प्रोटॉन इक्विलिब्रियम थ्योरी। इसे क्या बोलते हैं? प्रोटॉन इक्विलिब्रियम थ्योरी। इसे बोलते हैं प्रोटॉन साम्यावस्था सिद्धांत। ये कहलाता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन इक्विलिब्रियम थ्योरी, और ये कहलाती है प्रोटॉन इक्विलिब्रियम थ्योरी। फिजिक्स में चलती है, लेकिन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया यहां पर कि जब न्यूट्रॉन टूटता है तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो बाहर होता है, और जब प्रोटॉन टूटता है तो न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो बाहर होता है। बात क्लियर है? ये कुछ बात थी जो पहले वाले लेक्चर की थी, जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। और ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा आपका नॉलेज बूस्टर। दो बातें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़ी काम की होती है, कि जब न्यूट्रॉन टूटेगा तो क्या बाहर होगा? एंटी न्यूट्रिनो, और जब प्रोटॉन टूटेगा तो क्या बाहर होगा भाई? न्यूट्रिनो। इंपॉर्टेंट तो यही है हमारा, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, इनके ऊपर ध्यान देना आप थोड़ा सा। बात क्लियर है? तो ये बात थी हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में। हम जो आज बात करने वाले हैं वो बात करेंगे भाई, हम जो आज बात करने वाले हैं वो बात करेंगे एटॉमिक मॉडल के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं जी? हम बात करेंगे आज एटॉमिक मॉडल के बारे में, कि परमाणु के कौन कौन से मॉडल दिए गए थे। काफी सारे मॉडल दिए गए थे, थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, बोहर का मॉडल, और अपने पास क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। 4 मॉडल दिए गए बेसिकली। पहला मॉडल कौन सा था? थॉमसन का मॉडल। दूसरा कौन सा था? रदरफोर्ड का। तीसरा कौन सा था? बोहर का। उसके अलावा कौन सा है लास्ट में? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, तरंग यांत्रिकी मॉडल। सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल तो वही है हमारे पास। एक एक पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे, डिटेल वाइज पढ़ेंगे।
सबसे पहली बात एटॉमिक मॉडल, हम किसकी बात करेंगे आज? हम बात करेंगे एटॉमिक मॉडल, यानी परमाणु के कौन कौन से प्रतिरूप दिए गए कि परमाणु को कौन कौन से मॉडल के द्वारा समझाया गया। उसमें सबसे जो पहला मॉडल हमारे पास आ रहा है वो आएगा हमारे पास थॉमसन एटॉमिक मॉडल। कौन सा आएगा जी? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। कौन सा मॉडल है? पहला हमारे पास जो मॉडल आ रहा है वो हमारे पास होगा थॉमसन एटॉमिक मॉडल। सुनो बात ध्यान से, पहला जो मॉडल है कौन सा हमारे पास है? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इस मॉडल की ज्यादा कुछ बातें हैं नहीं, लेकिन मॉडल आपके सिलेबस में है तो हमको पढ़ना भी पड़ेगा और हमको देखना भी पड़ेगा कि थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या कहा था। ये जो मॉडल था वो दिया गया था भाई 1898 में। कितने में दिया गया था? ये मॉडल दिया गया था 1898 में, 1897 में। आपको पता है कि जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली थी और 1898 में कौन सा मॉडल दे दिया गया भाई? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अब सुनो, पहली बात तो देने वाला साइंटिस्ट कौन था? जे थॉमसन। पता आपको जी में थॉमसन ने कौन सा मॉडल दिया भाई? एटॉमिक मॉडल, जिसे बोलते हैं हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल। देखो भाई, थॉमसन ने अपने मॉडल में क्या कहा? थॉमसन ने कहा, सुनो थॉमसन ने क्या कहा? थॉमसन ने कहा कि जो परमाणु होता है, थॉमसन ने क्या कहा? जो परमाणु होता है यानी जो एटम होता है एक गोलाकार पार्टिकल होता है। उसने कहा जो एटम है एक गोलाकार कण है। उसने क्या बोला कि जो परमाणु है, परमाणु एक गोलाकार कण है। सुनो बात ध्यान से, क्या बोलता है वो? कौन बोलता है? ये थॉमसन बोलता है। परमाणु एक गोलाकार कण है। उसने क्या कहा? परमाणु जो है एक गोलाकार कण है। उसने कहा कि परमाणु होता है वो स्फेरिकल होता है भाई। क्या बोला उसने? कि परमाणु जो है स्फेरिकल है। क्या है जी? स्फेरिकल। इस प्रकार उसने कहा कि परमाणु क्या होता है? एक गोलाकार कण होता है जिसमें मिटाने दो, अभी तो मैं बाद में मिटा दूंगा। उसने कहा परमाणु एक गोलाकार कण है जिसमें धनावेश, यह मैं कहूंगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज, धनावेश क्या होगा अपने पास? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज यहां पे क्या होगा? प्रोटॉन ही तो होगा भाई। परमाणु एक गोलाकार कण है जिसमें धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज सममित रूप से फैला होता है, सममित रूप से फैला हुआ होता है। सुनो इसके एस्पेक्ट क्या थे? थॉमसन अपने मॉडल में क्या कहता है? सुनो बात ध्यान से। थॉमसन ने कहा कि परमाणु एक गोलाकार कण है जिसमें धनावेश सममित रूप से फैला हुआ होता है तथा इलेक्ट्रॉन, या आप कहोगे नेगेटिव चार्ज, तथा इलेक्ट्रॉन यानी कौन से चार्ज रखते हैं? नेगेटिव चार्ज। तथा इलेक्ट्रॉन कुछ स्थानों पर उपस्थित होते हैं, यानी सब जगह इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, कुछ परमानेंट जगह उपस्थित होंगे, कुछ स्थानों पर उपस्थित होते हैं। यह बात कही किसने? थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में। देखो थॉमसन ने जब ये बात कही तो उस टाइम इसकी बात को सही मान लिया गया। क्यों सही मान लिया गया? क्योंकि पहला साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बताया था। तो सोचा गया जब इतने बड़े साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली तो उसके द्वारा जो दिया जाने वाला मॉडल है वो मॉडल भी सही होगा। भाई सोचो, जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवरी इसके द्वारा की गई थी। जब इतना बड़ा साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करके आया है तो अगर वो मॉडल देगा तो उसका मॉडल सही होगा, ऐसा मान लिया गया कि थॉमसन जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही होगी कि जो परमाणु है एक गोलाकार कण है, उसमें जो धनावेश है यानी उसमें जो प्रोटॉन है वो सब जगह फैले होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है कुछ ही स्थानों पर उपस्थित होते हैं। ये बात किसने कही? ये बात कही थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल में। ये जो थॉमसन का जो मॉडल है इसे बोलते हैं, इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, इस मॉडल को क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। क्यों बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल? अभी बात समझ आ जाएगी। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। यह बात काफी इंपॉर्टेंट है। इस मॉडल को क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। क्यों बोलते हैं? अभी बात समझ में आ जाएगी आपको। पहले तो आप ये देखो कि थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या कहा। उसने परमाणु क्या कहा कि परमाणु एक गोलाकार कण है, परमाणु एक गोलाकार कण है जिसमें जो धनावेश है यानी जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज यानी मैं कहूंगा जिसमें जो प्रोटॉन है वो सब जगह फैले हुए होते हैं और इलेक्ट्रॉन कुछ ही स्थानों पर उपस्थित होते हैं। इस मॉडल को क्या कहा गया? इस मॉडल को कहा गया प्लम पुडिंग मॉडल। क्यों कहा गया? अभी बात समझ आ जाएगी। उसने कहा कि हमारे पास जो परमाणु है वो गोलाकार कण है। उसने क्या कहा? हमारे पास जो परमाणु है वो एक गोलाकार कण है जिसमें इलेक्ट्रॉन कुछ ही स्थानों पर उपस्थित होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन कुछ ही स्थानों पर उपस्थित होते हैं और पॉजिटिव जो चार्ज है
जो पॉजिटिव जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली फैला हुआ होता है, सम्मित रूप से हर जगह फैला हुआ होता है। ये कहा किसने, ये बात कही किसने कही, ये बात कही जी थॉमसन बाबा ने। किसने कही, थॉमसन बाबा। थॉमसन ने क्या कहा कि जो हमारे पास जो परमाणु है एक गोलाकार कण है जिसमें जो धनावेश है वो सम्मित रूप से सब जगह फैला हुआ होता है और इलेक्ट्रॉन कुछ ही स्थानों पर उपस्थित होते हैं। ये मॉडल कौन सा था, थॉमसन का परमाणु मॉडल। फिर दूसरी बात ये, सर इसको प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहा जाता है? प्लम पुडिंग मॉडल इसलिए कहा जाता है कि जो मॉडल था वो तरबूज के अनुरूप था। उसने कहा जिस प्रकार तरबूज जो हमारे पास होता है, जिस प्रकार तरबूज में जो लाल वाला पार्ट होता है, तरबूज देखा है ना आपने, तरबूज के अंदर जो लाल वाला भाग होता है उसको तो कहा गया क्या, उसे तो कहा गया भाई प्रोटॉन। उसे क्या बोला गया, धनावेश, या उसे बोला गया प्रोटॉन। और जो तरबूज के अंदर बीज होते हैं उन्हें बोला गया इलेक्ट्रॉन। उन्हें क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन। देखो आप, तरबूज क्या होता है, तरबूज में पूरा का पूरा भाग किसका बना होता है, लाल वाला, जिसको आप क्या बोलोगे, प्रोटॉन, या आप क्या बोलोगे, धनावेश। और उसके अंदर जो बीज होते हैं उन बीजों को क्या मानेगा, वो इलेक्ट्रॉन। इसलिए इस मॉडल को कहा गया प्लम पुडिंग मॉडल। क्या बोला गया, प्लम पुडिंग मॉडल। यानी तरबूज के अंदर जो भाग होता है लाल वाला, उस भाग को तो मान लिया गया प्रोटॉन, और उसके अंदर जो बीज होते हैं उन बीजों को मान लिया गया इलेक्ट्रॉन। तो देखो आप, तरबूज में इलेक्ट्रॉन बीज हर जगह थोड़ी होते हैं, कई कई जगह होंगे, तो उनको तो बोल दिया इलेक्ट्रॉन। और जो पूरा भाग जो लाल से बना हुआ था उसको बोल दिया गया प्रोटॉन, या उसे बोल दिया धनावेश भाग। इसलिए इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। बात क्लियर है? क्या कहा उसने कि हमारे पास जो एक परमाणु है एक गोलाकार कण होगा जिसमें जो धनावेश है वो सम्मित रूप से सब जगह फैला हुआ होगा और इलेक्ट्रॉन कुछ ही जगह उपस्थित होंगे। यह जो मॉडल था वो तरबूज जैसा दिखता था, इसलिए इस मॉडल को क्या बोल दिया गया भाई, प्लम पुडिंग मॉडल। क्या बोल दिया, प्लम पुडिंग मॉडल। ध्यान से देख लीजिए आप इस टॉपिक को, पूरी बातें आपको क्लियर हो जाएगी कि थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था का। बात समझ आ रही है कि थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या था, कि जो हमारे पास जो परमाणु है एक गोलाकार कण होता है जिसमें धनावेश सम्मित रूप से हर जगह फैला हुआ होता है। उसने क्या कहा, धनावेश का मतलब क्या है, यहाँ पर धनावेश का मतलब है प्रोटॉन, क्योंकि धनावेश तो प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या है अपने पास, ऋणावेश। ये क्या है हमारे पास, ऋणावेश। क्या हमारे पास, ऋणावेश। ये मॉडल था, किसका मॉडल था, थॉमसन का। सिंपल बात कही उसने कि परमाणु एक गोला है जिसमें जो धनावेश है वो सब जगह फैला हुआ है और जो ऋणावेश है वो कुछ कुछ जगह स्थानों पर उपस्थित है। यह मॉडल था थॉमसन का। तरबूज जैसा दिखता था इसलिए इसे बोल दिया तरबूज मॉडल, या आप कह सकते हो प्लम पुडिंग मॉडल। बात क्लियर है? अब सुनो, इंपॉर्टेंट बात क्या थी, जब उसने कहा धनावेश तो फैला हुआ होता है और ऋणावेश कुछ स्थानों पर उपस्थित होता है, इसका मतलब परमाणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। आप भी जानते हो परमाणु तो उदासीन ही होते हैं। परमाणु क्या होता है, उदासीन, क्योंकि धनावेश फैला हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन कुछ स्थानों पर उपस्थित होंगे, मतलब परमाणु क्या होगा, उदासीन होगा। क्या होगा, यानी मैं कहूंगा जो थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था उस परमाणु की उदासीनता को समझाने में सफल रहा, लेकिन यह मॉडल कई जगहों पर क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों फेल हुआ, कैसे फेल हुआ, वो तो अभी इसी कमियां पढ़ने वाले हैं हम। लेकिन आप ये समझो, इसने किसने, थॉमसन ने परमाणु की उदासीनता की व्याख्या अपने मॉडल से कर दी थी। उसने कहा था ना भाई धनावेश भी होता है और ऋणावेश भी होता है, इसका मतलब जिसमें धनावेश भी होगा और जिसमें ऋणावेश भी होगा, पता उदासीन होगा कि नहीं होगा, पता आपको। जहां पर धनावेश होगा और जहां पर ऋणावेश होगा, ओवरऑल तो बात न्यूट्रलिटी की होगी ना, ओवरऑल तो उदासीन हो ही जाएगा वो। तो उसने कहा कि जो परमाणु उदासीन होता है वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें धनावेश भी होता है और उसमें ऋणावेश भी होता है, इसलिए परमाणु क्या था अपने पास, उदासीन। ये बात किसने कही, ये बात कही थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में। बात क्लियर है? एक बार फिर से सुन लो, थॉमसन ने क्या कहा कि परमाणु एक गोला है, उस गोले में जो धनावेश है यानी जो प्रोटॉन है वो सभी जगह फैले हुए होते हैं और इलेक्ट्रॉन कुछ ही स्थानों पर उपस्थित होते हैं, इसलिए इस मॉडल को क्या कहा गया, प्लम पुडिंग मॉडल। इसने और कहा कि धनावेश ऋणावेश के कारण ये जो परमाणु है वो क्या होता है, उदासीन। ये बात थी किसकी, थॉमसन की। और ये पहला मॉडल था जो परमाणु के लिए दिया गया था, यानी इससे पहले कोई भी मॉडल परमाणु के लिए दिया नहीं गया। तो मैं कहूंगा सबसे पहला मॉडल, सर्वप्रथम मॉडल, सबसे पहला मॉडल था, सबसे पहला मॉडल जो परमाणु के लिए दिया गया, जो परमाणु के लिए दिया गया, सबसे पहला मॉडल था, सबसे पहला मॉडल था जो परमाणु के लिए दिया गया था। इससे पहले कोई भी मॉडल परमाणु के बारे में दिए नहीं गए थे। तो अब सोचो, जिसने सबसे पहले एटॉमिक मॉडल दिया हो उसकी बात को कोई नकार कौन सकता है, कोई नहीं सिखा सकता भाई। सोचो, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी सबसे पहले कर दी थी, तो वो जो कहेगा उस बात तो सही तो मानी जाएगा। बाद में ये मॉडल फेल हो गया, क्यों फेल होगा, कैसे फेल हुआ, किसने फेल किया, वो बात तो आगे आने वाली है। लेकिन आप ये समझो कि सबसे पहले जो एटॉमिक मॉडल देने वाला साइंटिस्ट था वो साइंटिस्ट था कौन, थॉमसन। इसलिए सबसे पहला मॉडल
जो परमाणु के लिए दिया गया था उसे बोलते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, इसे बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। बात क्लियर है। अब सर ये मॉडल फेल क्यों हुआ, सुनो बात ध्यान से। उसने क्या कहा, उसने कहा ना आपसे कि परमाणु एक गोला है जिसमें धनावेश हर जगह फैला हुआ होता है। उसने क्या कहा, जो कमियां क्या थी इस मॉडल की, पता लग जाएगा तुमको कमियां क्या थी, इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ड्रॉबैक्स। इस मॉडल की कमियां क्या थी, पहली कमी क्या थी इस मॉडल की, उस मॉडल ने कहा कि जो धनावेश है वो हर जगह फैला हुआ होता है। अब सोचो, उसने कहा कि परमाणु एक गोला है, उसने क्या कहा, परमाणु एक गोला है जिसमें जो धनावेश है वो सममित रूप से फैला हुआ है और इलेक्ट्रॉन कुछ ही स्थानों पर उपस्थित है। ये तो हमारे पास हो गया इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे पास क्या है जी, प्रोटॉन। उसने ये तो कहा था हमसे कि हमारे पास परमाणु एक गोला है जिसमें धनावेश सब जगह फैला हुआ है और इलेक्ट्रॉन कुछ ही स्थानों पर उपस्थित है। इसका मतलब क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन का तो मास नहीं होता। सोचो इंपॉर्टेंट बात क्या छिपी हुई है भाई। उसने कहा कि हमारे पास जो परमाणु गोला है उसमें धनावेश तो सब जगह फैला हुआ है लेकिन इलेक्ट्रॉन कुछ ही स्थानों पर उपस्थित है। इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से ये प्रोटॉन था और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन था। क्या था इसके अंदर, एक तो इसके अंदर था भाई प्रोटॉन और एक इसके अंदर क्या था जी, इलेक्ट्रॉन। इसने न्यूट्रॉन की बात की है ना यहाँ पर। उसने कहा ये हमारे पास प्रोटॉन है, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। उसने कहा इलेक्ट्रॉन तो कुछ ही स्थानों पर उपस्थित होते हैं जबकि प्रोटॉन सब जगह फैले हुए होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो मास होगा इलेक्ट्रॉन का चाहे प्रोटॉन का, भाई इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 0। इलेक्ट्रॉन का मास कितना, 0 तो मांगे चलते हैं एएमयू में। इलेक्ट्रॉन का मास बताया था मैंने, कितना मांगे चलते हो आप, इलेक्ट्रॉन का मास 0, और प्रोटॉन का मास कितना मांगे चलते हो आप, एएमयू में 1। टेबल बनवाई थी उसमें बताया था प्रोटॉन का मास एएमयू में कितना होता है, 1 एएमयू। इसका कितना होता है, 0 एएमयू। मतलब इलेक्ट्रॉन का मास हम 0 मान के ही चलते हैं, इतना कम होता है कि उसको क्या मान लिया जाता है, 0। बात क्लियर है। मतलब ये होगा कि इस जो परमाणु का जो मॉडल है, ये जो परमाणु का मॉडल है इसमें जो मास होगा, किसका मास, इसका मास तो नहीं होगा, किसका मास होगा, प्रोटॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो 0 मान के चलते हैं। उसने कहा, उसका मतलब क्या हुआ कि इस परमाणु के मॉडल में जो मास होगा बताओ सब स्थानों पर समान रूप से फैलेगा नहीं फैलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, उसने कहा उसकी कमी क्या थी, उसने ये बोल के बड़ी गलती कर दी थी। उसने ये कहा था कि प्रोटॉन जो है यानी जो धनावेश है वो सममित रूप से सब जगह फैला होता है। इसका मतलब जहां जहां पर प्रोटॉन होगा बताओ वहां पर मास होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे परमाणु में जो वजन है, जो मास है वो सममित रूप से सब जगह फैला हुआ होता है, किसी एक स्थान पर नियत नहीं होता। यह बात कही थी। और ये क्या थी उसकी कमी, पहली कमी क्या थी, उसने ये कहा कि जो परमाणु है वो जो धनावेश है, जो प्रोटॉन है वो सममित रूप से सब जगह फैला हुआ होता है और इलेक्ट्रॉन कुछ ही स्थानों पर उपस्थित होते हैं। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मास तो 0 होता है और मास किसका होता है, प्रोटॉन का। जब प्रोटॉन सममित रूप से सब जगह फैले हुए हैं, इसका मतलब क्या होगा कि परमाणु में जो मास है वो सममित रूप से पता सब जगह फैला हुआ होगा कि नहीं होगा। ये पहली कमी थी। पहली कमी क्या थी, उसने पता लग गया ना वो पहली कमी क्या थी, कि जो परमाणु का जो मास है, परमाणु का जो भार है वो सममित रूप से फैला हुआ होता। ये पहली कमी थी उसकी। बाद में इस कमी को दूर करेगा रदरफोर्ड, फैला हुआ होता है। ये पहली कमी थी भाई। उसने ये बोलकर बड़ी गलती कर दी थी। उसने ये कहा था कि धनावेश जो है सममित रूप से सब जगह फैला हुआ होता है, यानी जो मास होगा वो सममित रूप से सब जगह फैला हुआ होगा, क्योंकि मास तो प्रोटॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन का तो होता ही नहीं है। दूसरी बात, ये जो मॉडल था, कौन सा मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन की गति की बात नहीं कही गई। यानी इस मॉडल में भाई इलेक्ट्रॉन तो मूवमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन की गति की बात तो इसने कही नहीं। इसने तो कहा प्रोटॉन तो फैला हुआ है और इलेक्ट्रॉन कुछ स्थानों पर उपस्थित है, ना तो हिल रहे हैं ना चल रहे हैं। इस मतलब क्या होगा, इसका जो मॉडल होगा वो हो गया स्टैटिक मॉडल। यानी इसका मॉडल कैसा हो गया, स्टैटिक मॉडल। मतलब यह मॉडल स्टैटिक मॉडल क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्टैटिक मॉडल, यानी जो फिक्स हो जाता है। यह मॉडल कौन सा मॉडल है, स्टैटिक मॉडल। यानी मैं कहूंगा इस मॉडल में इलेक्ट्रॉनों की गति की बात तो की नहीं गई कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, कैसे काम करेगा। यह बात थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में नहीं कही। उसने तो यह कहा कि इलेक्ट्रॉन कुछ ही स्थानों पर उपस्थित होंगे, उनकी मूवमेंट के बारे में तो उसने बिल्कुल कहा ही नहीं। मतलब इसका मॉडल क्या हो गया, स्टैटिक मॉडल हो गया, फिक्स मॉडल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थैतिक मॉडल। क्या बोलते हैं इसको, स्थैतिक मॉडल। जो फिक्स हो जाते हैं, हिलते डुलते नहीं है, उसको बोलते हैं स्थैतिक मॉडल। यानी इसने अपने मॉडल में इलेक्ट्रॉन की गति की बात की ही नहीं। ये बड़ी कमी थी, क्योंकि आप जानते हो इलेक्ट्रॉन तो गति करते हैं, चार्ज पार्टिकल गति तो करेगा ना भाई। ये बात उसने कही नहीं। तीसरी कमी क्या थी इसकी, यह
परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। ये तीसरी कमी थी कि परमाणु किस प्रकार स्थायी होता है, इसकी बात इसके द्वारा नहीं कही गई, क्यों जानता ही नहीं था ना ये। इसने तो पहली गलती तो यही कर दी थी कि परमाणु का जो भार है वो सम्मित रूप से सब जगह फैला हुआ होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आपने 9th में पढ़ा हो तो कहा जाता है कि जो परमाणु का भार होता है एक सेंटर पे कंजर्व होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। जब किसने क्या कहा कि मास सब जगह फैला होता है, यहां देखो वहां देखो सब जगह आपको मास मिलेगा। किसके अकॉर्डिंग? थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग। बाकी बात क्या हो गई थी? फेल हो गई थी। दूसरी बात क्या कही उसने? कहा इलेक्ट्रॉन कुछ स्थानों पर उपस्थित है, मतलब इलेक्ट्रॉन की गति नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गति नहीं करते हैं, जबकि आप जानते हो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। मतलब इसका मॉडल था, कौन सा मॉडल था? स्टैटिक मॉडल, इसलिए फेल हो गया। और तीसरी बात, इसने एटम के स्थायित्व की बात ही नहीं कि परमाणु जो स्थायी हुआ तो स्थायी कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस प्रकार हुआ, इसकी बात थॉमसन एटॉमिक मॉडल नहीं करता है। इसलिए जो थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था वो भाई फेल हो गया। थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था वो क्या हो गया? फेल। लेकिन एक बड़ी बात ये थी कि सबसे पहले जो मॉडल था वो किसका था? थॉमसन का। इसलिए इसकी बातों को उस समय जब इसने मॉडल दिया था उस समय इसकी बातों को सही मान लिया गया, लेकिन बाद में ये जब मॉडल फेल हो गया, रीजन साफ साफ दिख रहे हैं आपको, तीन बातों के कारण ये मॉडल क्या हो गया भाई? फेल। इसके बाद आया रदरफोर्ड। कौन सा आया भाई? रदरफोर्ड। थोड़ी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जो रदरफोर्ड जो था वो थॉमसन का चेला था भाई। ये टीचर था थॉमसन किसका? रदरफोर्ड का। और रदरफोर्ड जो था इसका शिष्य था किसका? थॉमसन का। रदरफोर्ड अपने टीचर के जो एक्सपेरिमेंट था उसको प्रूफ करना चाहता था कि जो थॉमसन जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन प्रूफ तो ये करना चाहता था, प्रूफ तो हुआ नहीं, और मॉडल किसका आ गया फिर? रदरफोर्ड का। यानी रदरफोर्ड जो था थॉमसन का भाई शिष्य था, ये टीचर था, ये उसका क्या था? स्टूडेंट था। स्टूडेंट ने थॉमसन के मॉडल को क्या कर दिया? फेल। क्योंकि ये जो रदरफोर्ड था इसके मॉडल को सही करना चाहता था, सही तो हुआ नहीं, इसका खुद का ही नया मॉडल आ गया, उस मॉडल को बोलते हैं रदरफोर्ड मॉडल। क्या बोलते हैं? रदरफोर्ड मॉडल। यानी थॉमसन के परमाणु मॉडल को सुधारने वाला मॉडल कौन सा था? रदरफोर्ड। फिर रदरफोर्ड भी फेल हो जाएगा, फिर आएगा बोर मॉडल, फिर बोर भी फेल हो जाएगा, फिर हमारे पास आएगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। चार मॉडल आते हैं एटम के बारे में। बात क्लियर है? तो ये आपके साथ पहला मॉडल था थॉमसन का परमाणु मॉडल। उम्मीद करता हूं आपको ये मॉडल समझ में आ गया होगा। क्या था मॉडल? कि धनावेश एक गोला है, वो जो परमाणु एक गोला है, इस गोले में धनावेश सब जगह फैला हुआ है और इलेक्ट्रॉन कुछ ही स्थानों पर उपस्थित है। ये बात थी। इस मॉडल को क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। ये उदासीनता को तो एक्सप्लेन कर गया, लेकिन इसने कहा कि धनावेश सब जगह फैला है, इसका मतलब मास सब जगह फैला हुआ होगा। इसने इलेक्ट्रॉन गति की बात नहीं की, इसका मतलब इसका जो मॉडल है स्टैटिक मॉडल है, और ये स्थायित्व को समझाने में क्या रहा? असफल। इन कारणों से थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या हो गया? फेल हो गया। उसके बाद जो इसका स्टूडेंट था कौन? रदरफोर्ड, इस मॉडल को सही करने के लिए एक नया मॉडल दिया गया जिसे बोलते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल या रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रक्रिया। इसके बाद में आएगा ये आपका हो गया थॉमसन का परमाणु मॉडल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की, कि जो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो कैसे दिया गया और उसमें कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए। और ध्यान रखना ये मॉडल अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट मॉडल है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस मॉडल की मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो बातें आपको पता होनी चाहिए। किसके बारे में? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।